नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंद्र कुमार, क्वालिफाइड नेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टुडे टॉपिक इज साइलेंट फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है वो क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और बल्किएस्ट, सबसे भारी भी है और सबसे लंबा भी है। और ये हमारा रिटन है, ये अनरिटन नहीं है। अनरिटन किसका है? अनरिटन ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है। अनरिटन लिखा हुआ नहीं है। अमेरिका क्या लिखा हुआ, तो हमारा भी अमेरिका की तरह लिखा हुआ संविधान है और सबसे भारी है और सबसे लंबा है। ओरिजिनल जब बना था तो इसमें कितना, एक इसमें प्रियम्बल था, एक प्रस्तावना था। उसके बाद इसमें इसके भाग कितने थे? 22 भाग थे, जिसमें आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल को क्या 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 बोलते हैं हिंदी में? अनुच्छेद बोलते हैं। और 8 इसके शेड्यूल्स थे। अनुसूचियाँ कितनी थी इसमें? 8 थी ये ओरिजिनल का। तो इसके कारण इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया था। सेकंड आता है ड्रान फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। इसको हमने बहुत ही सारे देशों के संविधान से उनकी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उठा करके हमने लिया है। इसी के संदर्भ में ये बोला गया है। किसने बोला है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है रैंकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशन थे जो नॉन थे उस टाइम में वर्ल्ड में, उन सब से कुछ ना कुछ उठा करके इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट्स मीन कि इसमें समावेश है किसका? ये कठोर भी है और लचीला भी है। तो आओ देखते हैं कठोर कैसे है। जैसे रिजिड, जो मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं, आप यदि आपके पास कम टाइम है तो उसके ऊपर गौर कीजिएगा, उसको अपने दिमाग में फिट कीजिएगा। दैट इज़ गुड फॉर योर कमिंग एग्जाम। रिजिड कैसे है? क्योंकि इसको ये स्पेशल प्रोसीजर है इसका अमेंडमेंट करने का, इसको चेंज करने का, संशोधन करने का स्पेशल है। उसमें इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पार्लियामेंट में पास, संसद में पास करना पड़ता है। जैसे कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम रिजिड मानते हैं। फ्लेक्सिबल भी है, जैसे कि ब्रिटिश का फ्लेक्सिबल है। उनके कोई भी कानून है वो सिंपल मेजोरिटी से उसको चेंज किया जा सकता है। इसको अमेंडमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी से होता है और एक होता है सिंपल मेजोरिटी से होता है और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से होता है। नेक्स्ट थिंग, अब इसको अमेंडमेंट किस रूल के अंतर्गत, किस आर्टिकल, इसके लिए एक आर्टिकल भी है जिसका ना 368 आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत इसको हम अमेंडमेंट करते हैं। और उसमें कितने तरीके दिए गए हैं? 368 में कितने तरीके दिए गए हैं? उसमें 2 तरीके दिए गए। एक तरीका वो है स्पेशल मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट की। कैसी मेजोरिटी होगी स्पेशल, हम कैसे बोलेंगे उसको? उसमें 2/3 ऑफ जित मेंबर हैं हाउस में जो प्रेजेंट और वोटिंग दे रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ उन्हें 50% से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल जो स्ट्रेंथ से उससे 50% ज़्यादा, और जो प्रेजेंट और वोटिंग दे रहे हैं उसे 2/3 होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी टाइप आता है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी, तो ये बात तो होनी ही होनी चाहिए। प्लस में उसमें क्या जो है, हाफ ऑफ द स्टेट, 50% जो स्टेट हैं उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इसको पास होना चाहिए। ये हमने कर लिया। और कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसको सिर्फ, कुछ इसके प्रोविजन ऐसे हैं जिसको हम सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट की उनमें से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरेशन है, मतलब फेडरेशन क्या, बहुत सारे राज्य मिल करके एक साथ जब काम समूह बनाएंगे तो उसको हम संघ बोलेंगे, फेडरेशन बोलेंगे उसको, विद यूनिटरी। लेकिन इसमें क्या हमारा यूनिटरी बायस है, मतलब संघीय ढांचा एकात्मक पूर्वाग्रह है। संघ तो है हमारा, लेकिन इसमें बहुत सारे इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसकी विशेषताएं ऐसी हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एकात्मक है, संघ नहीं है, ये एक सेंटर ही इसमें सर्वोपरि है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि फेडरेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फेडरेशन शब्द का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 जो डिफाइन करती है कि क्या है, डिस्क्राइब करता है इंडिया, उसमें यूनियन ऑफ स्टेट करता है। यूनियन ऑफ स्टेट, द इंडिया दैट इज भारत, उसमें लिखा हुआ है दैट यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेडरेशन, हमारा जो इंडियन फेडरेशन है, स्टेट के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो रखा, उसके समझौते से हम बने हुए नहीं हैं, और न ही किसी स्टेट को यह अधिकार है कि वो हमसे दूर चला जाए या हमसे अलग हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कोटेशन है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा रहता है इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है यूनियन टूट नहीं सकती
लेकिन स्टेट टूट सकते हैं, स्टेटों की बाउंड्री चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यूनियन है, जो इंडिया है, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का कौन सा, पार्लियामेंट हमारे, उसी के थ्रू हम गवर्नमेंट हमारी काम करती है। अमेरिका में कैसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, वहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे सर्वोपरि है, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन है, पार्लियामेंट को माना जाता है। तो पार्लियामेंट इज ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसके ऊपर प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अभी लेजिस्लेटिव में कौन आ गई, पूरा संसद आ गया, जिसमें आपका लोकसभा एंड राज्यसभा आ गया, तो इनको पूरा क्या लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे जो बात हुई उसकी क्या हो गई, यहाँ पे कैबिनेट की बात हुई, जो सरकार की बात हुई उसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए इंक्लूडिंग पीएम, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, जो जिसने भी, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव में है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, कोऑपरेशन होएगा और कोऑर्डिनेशन रहेगा। लेकिन जो पार्लियामेंट्री, जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता है उसमें क्या रहता है, इन दोनों का सेपरेशन होता है, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या करते हैं, दोनों मिलजुल करके एक साथ काम करते हैं, सहयोग के साथ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ का है, यह है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का है। और उसको क्या क्या नाम देते हैं, दूसरा क्या, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यही जो फॉर्म है, यही हमारे स्टेट, ये यूनियन लेवल के ऊपर काम कर रही है, और यही जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यही हमारे कहाँ पे, स्टेट लेवल पे काम कर रही है। तो इसके पार्लियामेंट गवर्नमेंट है जो इसके इंडिया में, इसकी क्या क्या विशेषताएं क्या क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव में पीएम आता है क्योंकि वही सारे डिसीजन ले, और नॉमिनल में आता है, कौन आता है, हमारा प्रेसिडेंट आता है। उसके बाद क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, जैसे अभी बीजेपी करी है। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव, कैबिनेट पूरी की पूरी उत्तरदायित्व होती है, किसके लिए, हमारी संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं कैबिनेट पूरी की पूरी। यदि कोई भी मिनिस्ट्री कुछ भी काम करता है तो इट्स मीन ये पूरा कैबिनेट वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप मिनिस्ट्री इन द लेजिस्लेटर में, जो भी मिनिस्टर होंगे उनको विद इन 6 मंथ में उनको मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी यदि वो मिनिस्टर बनाए जाते हैं। उसका लीडरशिप किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर का यूनियन के लेवल पे, और चीफ मिनिस्टर का स्टेट लेवल पे होता है। उसके बाद ये डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिजोल्यूशन भी हो जाता है लोअर हाउस का। नेक्स्ट इज, ये फंडामेंटल डिफरेंस है, ब्रिटिश, हमने ये जो फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहाँ से लिया गया है, बेसिकली ब्रिटिश से लिया गया, लेकिन उनसे अलग कैसे, हम दो तरीके से ही लगे। इंडियन जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, यहाँ पे सोवरेन बॉडी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। अथॉरिटी क्या बताया था आपको मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अथॉरिटी है, और यहाँ पे सुप्रीम कौन है, पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है। लेकिन यूके में क्या है, उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब सोवरेन है। इंडिया स्टेट हेड इलेक्टेड हेड, यहाँ पे क्या इलेक्टेड हेड है, जब हम चुनते हैं, किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, वहाँ पे मोनार्की चल रही, वहाँ पे राजा रानी अभी भी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता के बारे में। यदि हमसे कोई पूछता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, वो कैसा है और उसमें क्या 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 पावर हैं, तो हम उसके बारे में बात करें। इसके बाद याद है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण, दोनों का मिलन है। यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है और पार्लियामेंट सॉवरेनिटी भी है, कुछ हद तक। कैसे है, इसका सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी ज़्यादा है, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी उसमें नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी देखते हैं कैसे। ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज
अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू। ये जुडिशरी रिव्यू की जो पावर है इसके अंतर्गत क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा उसको रद्द कर सकता है, इनवैलिड घोषित कर सकता है कि इनवैलिड है। ये तो पावर हो गई, ये सुपरमेशी हो गई किसका, जुडिशरी की, न्यायपालिका की। उसके बाद इसका सॉवरेनिटी कैसी होगी, पार्लियामेंट भी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी कानून बना सकती है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को है उसको चेंज कर सकती है। तो इसका क्या होगा, ये सॉवरेनिटी होगी। तो इनका दोनों का मिलन है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा है लेकिन आपको इतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड है मतलब नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड हो गए, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमेरिका में क्या है, ये सब अलग अलग हैं। वहाँ पे स्टेट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट है और अलग अलग स्टेट का है, उसके बाद एक फेडरल कोर्ट है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, इंटरप्रेट भी करता है कि उसमें क्या लिखा हो, उसको समझाने का काम ही कौन करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका इंडिपेंडेंट कैसे है ये भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंसी की बात हो रही थी, इसमें फिक्स टेन्योर है, उसकी जो कार्यावधि है वो फिक्स है जज की। उसके बाद क्या है, फिक्स सर्विस कंडीशन है। उसके बाद जो भी ये खर्चा होगा सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ से लिया जाएगा, कंसिलेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। उसके बाद उसके कंडक्ट का कहीं भी आप डिस्कशन नहीं कर सकते जजेज का। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनको होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं किसी को भी। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है जुडिशरी। तो ये इसके अंदर के इस टॉपिक के अंदर। फिर 8वीं क्या है, फंडामेंटल राइट। 8वीं विशेषता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में लिखे हैं, पार्ट 3 में लिखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से हैं देख लो, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। इनका डिटेल में हम आगे जब इनके बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे तो इनको बाद में बताएंगे। इसके फंडामेंटल राइट आर मीन्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यदि एक लाइन में आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करते हैं तो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इंडिविजुअल की पॉलिटिकल फ्रीडम और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब इनका जस्टिसिएबल ये मतलब ये होगा कि इन्फॉर्मेस्ड बाय द कोर्ट। यदि ये वॉयलेट होते हैं, यदि इनका हनन होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप किसमें, कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट इनको लागू करवाने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। और ऑर्डर पास कर सकता है तो उसका, और इसमें सबसे अच्छी बात और क्या है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, किसी का भी उल्लंघन हो रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या रीट इशू करेगा। रीट कितने प्रकार के हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 प्रकार के रीट इशू कर देता है। कौन करता है, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों रीट इशू कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट का है वो वायलेशन हो रहा है। तो यदि आपके संवैधानिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो आपके पास ये, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इनके ऊपर भी क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियां किस तहत में लगा सकते हैं, जैसे इमरजेंसी लग गई देश में तो उसके इमरजेंसी के, और इसमें लगा दे आर नॉट सेक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द, इनको चेंज भी किया जा सकता है और इसको खत्म भी किसके द्वारा, पार्लियामेंट है। सेक्रोसेंट नहीं है, मतलब ये एक बार बन गए तो बन गए, ऐसा नहीं है इतने। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इसको सस्पेंड किया जा सकता है कब, नेशनल इमरजेंसी लग गई तो इनको सस्पेंड भी किया, आपके फंडामेंटल राइट लागू नहीं हो सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे हैं जो कभी भी आपको खत्म नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और 21 है जो लाइफ ऑफ लिबर्टी का है, और ये जो आर्टिकल 20 है इज इट रिलेटेड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड जो 21 है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों ही आपके लागू रहेंगे, बाकी आपके सस्पेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इनमें DPSP लिखा हुआ है। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो सरकार के लिए बनाए गए हैं कि आप इन प्रिंसिपल के ऊपर चल करके इस देश के ऊपर शासन करोगे, और ऐसे ही आपको एक वेलफेयर स्टेट बना देना है। इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इन प्रिंसिपल की आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको संविधान में जगह दी गई है। जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इनको क्या नाम दिया था? इनको बोला था नोवल फीचर्स हैं ये। डायरेक्ट कई बार कोटेशन पूछ लेते हैं। उसके बाद पार्ट 4 में इनका जिक्र किया गया है। ये किसका प्रमोशन करते हैं? किसका? आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये नॉन जस्टिसेबल है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये जो सिद्धांत है ये फंडामेंटल है, किसी भी अपनी जो देश है उनमें शासन चलाने के लिए फंडामेंटल है, ये आधारभूत सिद्धांत है, और राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो इनको लागू करे। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको ऐड किया गया। कब ऐड किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 में इनको ऐड किया गया। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया? वो है सरवण सिंह कमेटी के रिकमेंड किया था, उसके ऊपर इनको लागू किया गया। लेकिन ये जस्टिफिकेबल इन नेचर नहीं है। यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सेकुलर स्टेट। इसके ऊपर बात हमने पहले भी की, तो अभी स्टेट का हमारा कोई भी अपना स्टेट का ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट के लिए हर रिलीजन समान है। ये जो इसमें सेकुलर जोड़ दिया गया है। पहले हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर टर्म नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी सेकुलर स्टेट का अपहोल्ड करने वाले कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भी एक सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन ये उसको प्रूव करता है। हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नेगेटिव नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिवनेस का मतलब क्या है? गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वल। प्रोटेक्ट करता है सबको इक्वली, सब बराबर हैं और सबका सम्मान भी करता है, इसलिए इसको क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या आता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी बंदा 18 साल से ज़्यादा का है वो क्या कर सकता है? उसको राइट है, वोट देने का अधिकार है, और उसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, रेस, रिलीजन, लिटरेसी और वेल्थ के आधार पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पहले इसका एज था वो 21 था, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में इसका आयु हटा करके कितना कर दिया? 18 ईयर्स कर दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम अपने अपनाए हैं उससे क्या फ़ायदा है? उससे क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का आत्मसम्मान बढ़ा है इससे, और उसके प्रेस्टीज में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारा सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में 2 सिटीजनशिप हैं, एक तो यूएसए की है, दूसरा जिस स्टेट में रहता है उसका सिटीजन। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे स्टेट की कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी। ये ड्यूल पॉलिटी जो लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर में अलग सरकार रहेगी और स्टेट में अलग सरकार रहेगी, लेकिन सिटीजनशिप रहेगी वो केवल सिंगल रहेगी। इंडिपेंडेंट बॉडी में आते हैं स्वतंत्र संस्थाएं हैं बहुत सारी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र किया गया है, जो सिस्टम को, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, गवर्नमेंट को बांधने का काम करते हैं, उसको पूरा अच्छे से चलाने का काम करते हैं। तो ये कौन कौन सी हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन है, कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर और जनरल। इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? ये इलेक्शन करवाता है किसका? पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे कि ये कैग है,
क्या को क्या बोलते हैं, ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिसको आप बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लो। जैसे एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट ऑन द लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंड। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है उसका औचित्य क्या है और वो लीगल है या नहीं है, उसका देखने का काम कौन करता है, कैग करता है। एंड पब्लिक पर्स का गार्जियन भी है। सरकार कितना खर्च करती है कि इसका लेखा जोखा कभी काम किसका होता है, स्टेट और सेंटर दोनों का किसका काम होता है, कैग का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी। यूपीएससी वो संस्था है जो क्या करती है, इंडियन सर्विस, हायर सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कर देती है। और इनसे चुने हुए जितने भी इनके स्टाफ्स होते हैं उनमें यदि कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स आता है तो उसमें किसको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। उसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी दिए गए हैं कि इमरजेंसी कोई ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी के प्रोविजन क्यों दिए हैं कि प्रेसिडेंट को दिए गए हैं वो पावर, ताकि वो क्या करे, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई उसको डील करने के लिए, उसको निपटाने के लिए इनको पावर दी गई है। इससे क्या होता है, ये जो हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो संघीय क्षेत्र है, संघीय जो ढांचा है वो क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाती है। सारी पावर कहाँ पे आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। तो हमारे 3 टाइप की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन सी हैं, एक नेशनल इमरजेंसी है, वो कब लगती है, यदि कोई वार चल गया या एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कहीं बाहरी आक्रमण हो गया या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, मतलब अंदर ही किसी ने हथियार सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया, तो उस टाइम उस वजह से क्या लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी आपकी। कौन सा आर्टिकल है वहाँ पे, 352 आर्टिकल है। अभी तक कितनी बार लगा है 3 बार लगा है। 2 बार लगा है 1962 1971, ये 2 बार लगा है किसकी वजह से, वॉर की वजह से, एक्सटर्नल वॉर की वजह से। और 1975 किसकी वजह से लगा है, अंदर जो डिस्टर्बेंस की वजह से लगा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है, स्टेट में लग जाता है। यदि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, वहाँ की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा पा रहा, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहाँ पे क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर की। एंड नेक्स्ट इज फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्ट, यदि सेंटर उनको कुछ डायरेक्टिव देता है, कुछ आदेश देता है और स्टेट ने उसको नहीं मानता है, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल के तहत यहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है, 365। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी, हमारा जो वित्तीय ढांचा है देश का, उसकी या साख है देश की, पूरी इंडिया की जो साख है, वित्तीय साख है, वो डगमगा जाती है, तो उस वक्त हम क्या अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे। वो किसके आर्टिकल के तहत लगाएंगे, 360। आज तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट है। ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ड्यूल पॉलिटी ही थी, एक सेंटर में गवर्नमेंट होता था और एक स्टेट में गवर्नमेंट होता है। लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट भी बनानी शुरू कर दिया। 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे। वो कौन आ गई, वो पंचायत और म्यूनसिपलिटी आ गई। इसके 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन किसको पहचान दिया है, पंचायत को पहचान दिया। उसके लिए क्या ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9 और एक नया शेड्यूल जोड़ दिया। पहले हमारे 8 ही शेड्यूल थे, उसके बाद ये शेड्यूल 11 जोड़ दिए इसमें, और शेड्यूल 12 जोड़ दिया म्यूनसिपलिटी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई होप you will enjoy this video. Please share, like and subscribe.